मैं हितेश राज पुरोहित द यूनिवर्सल क्लासेस से हम लोग 12th का सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन विलयन क्या होता है वो हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया और इस चैप्टर को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। गैस का द्रव के अंदर, द्रव का द्रव के अंदर और ठोस का द्रव के अंदर। गैस का द्रव के अंदर हम लोगों ने हेनरी का नियम पढ़ लिया। तो इसके बाद द्रव का द्रव के अंदर राउले का नियम, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, वो भी हम लोगों ने कल की वीडियो में सीख लिया। और उसके बाद आता है हम लोगों के लिए ठोस का द्रव के अंदर। तो इससे पहले पढ़ने के लिए एक शब्द आता है आप लोगों के स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है कि आप डेफिनेशन बताने से पहले कि आपको समझा देता हूँ कि दो विलय और विलायक दो अवयव है, दोनों को मिले के बनकर आपके विलयन। विलय का क्वथनांक बिंदु मतलब विलय जैसे आप लोगों को द्रव है, विलय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझिए तो दोनों का द्रव का मतलब है दोनों का, जैसे एक H2O ले लो और एक ले लो HCl, या आप लोगों को एक H2O ले लो या एक ले लो एल्कोहल, दोनों का क्वथनांक बिंदु अलग होगा। और क्वथनांक बिंदु क्या होता है? जिस बिंदु पर उबलना प्रारंभ हो जाता है, द्रव से गैस में बदलना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप कितना भी ताप बढ़ाओ तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक बिंदु वो नहीं बढ़ता। जैसे जल 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना प्रारंभ हो जाता है, उसके बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ता, ठीक है। तो हर द्रव का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 351.3। H2O का बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 373 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है तो केल्विन बदलोगे तो 273 के अंदर जोड़, तो 373 केल्विन हो गया। HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 188 केल्विन और H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन होता है, ठीक है। ये आप लोगों को मैं बात बताऊँ इसका क्या काम है। तो मैंने बोला कि एक ऐसे बिंदु पर उबलेगा, विलयन का ऐसा बिंदु पर उबलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे? स्थिर क्वाथी मिश्रण कहेंगे। और उसके जैसे विलय और विलायक के संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि विलय भी चेंज हो जाए और विलायक भी चेंज हो जाए, उसके प्रकृति पे, उनकी अवस्था पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वह मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव हो, ठीक है, एवं जब इन अवयवों के संगठन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता या कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ये एक स्थिर बिंदु पर उबलते हैं। आप लोगों के एक तापक्रम पर या एक स्थिर तापक्रम पर उबलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। एक स्थिर बिंदु एक ऐसे ताप पर उबलना प्रारंभ हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया। एक होता आप लोगों के अधिकतम वाष्प दाबी, इसका वाष्प दाब अधिकतम हो, और उसका निम्नतम क्वाथनांकी मिश्रण हो, तो उसका क्वथनांक बिंदु क्या हो? कम हो। जैसे में H2O का जो अधिक वाष्प दाबी है और HCl भी के हम लोगों H2O और एथिल अल्कोहल दोनों क्या है? अधिक वाष्पशील है। तो इनका जो वाष्प दाबी तो अधिक है, लेकिन इनका जैसे इन दोनों का मिश्रण करके उबाला जाता है तो इनका क्वथनांक बिंदु क्या आता है? प्रैक्टिकल रूप से कम आता है। जैसे इसकी डेफिनेशन है, इसके अधिकतम वाष्प दाबी या न्यूनतम क्वथन मिश्रण किसे कहते हैं? वह मिश्रण जिसका स्थिर क्वथनांकी मिश्रण में उपस्थित अवयवों के क्वथनांक से कम होता है, अवयवों के क्वथनांक से कम होता है, उसे निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण कहते हैं। ये अनादर्श विलयन में, धनात्मक विलयन में पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मेथेनॉल और जल और एथेनॉल और जल। आपको समझ में नहीं आया होगा मेरे हिसाब से। मैं बोल रहा हूँ कि अब जैसे विलय और विलायक का क्वथनांक दोनों का अलग अलग है, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद जो विलयन बनता है उसका क्वथनांक बिंदु विलय और विलायक की तुलना में कम पाया जाता है प्रैक्टिकल रूप से। तो जिसको हम क्या बोलते हैं? निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण कहते हैं। जैसे उदाहरण ये आप लोगों के धनात्मक किसके अंदर पाया जाता है? धनात्मक विलयन के अंदर, या जिसको हम क्या बोल सकते हो? धनात्मक विचलन या धनात्मक विलयन के अंदर ये पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आपके सामने लिखा हुआ है मेथनॉल और जल। मैं जैसे एक पात्र लेता हूँ और इसको मैं हिट करता हूँ। एक पात्र के अंदर मैं क्या करता हूँ? एक बंडल लगा के इसको क्या करता हूँ? इसके अंदर आप लोगों के एक तो आप लोगों के मेथनॉल भरा हुआ है, मेथनॉल C2H5OH मेथनॉल, और एक क्या भरा हुआ है? वाटर H2। यहाँ पर मेथनॉल की परसेंटेज मान लो कि यहाँ पर मेथनॉल आपके 96% भरा हुआ है और अल्कोहल आपके 4% हो गया। इसका मतलब ये तो आप लोगों के विलायक हो गया और ये क्या हो गया? आप लोगों के विलय हो गया, इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है। इसका जो क्वथनांक बिंदु आपके सामने लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है?
51.3 केल्विन। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों के। और इसका जो क्वथनांक होता है आप लोगों को 373 केल्विन होता है। इसका क्वथनांक बिंदु और इसका क्वथनांक बिंदु दोनों का अलग अलग है। देखो ये H2O ये विलायक है और ये क्या है, विलय। ये आपके क्या है, विलायक है, और ये क्या आप लोगों के विलय है। इन दोनों का क्वथनांक बिंदु अलग है। ठीक है, जैसे इसका बनता है ये विलियन, ये विलियन है। ये जैसे इसको हिट करता हो तो इसका जो प्रैक्टिकल रूप से क्वथनांक बिंदु आएगा वो 51.1 केल्विन आएगा। 51.1 केल्विन आएगा, एक प्रैक्टिकल रूप से बता रहा हूँ। 51.1 केल्विन आएगा। इसका मतलब हो गया कि ये जो क्वथनांक बिंदु है जो विलय से भी कम है और विलायक से भी कम है। तो यही तो बात यहाँ पर बताना चाह रहा है कि न्यूनतम क्वथनांकिक मिश्रण किससे किया जाएगा, जहाँ पर विलय और विलायक का जो क्वथनांक बिंदु होगा उसकी विलयन का जो क्वथनांक बिंदु आएगा वो इन दोनों की तुलना में कम होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, निम्नतम क्वथनांकिक मिश्रण, जिसको अधिकतम वाष्प दाबी कहते हैं। और किसके अंदर पाया जाता है, धनात्मक विचलन, जिसको अनादर्श विलयन भी कहा जाता है। और इसके बाद एग्जाम्पल और एक अंदर, इसके बाद एक और है आपके सामने, दूसरा इसका पार्ट है। देखो मैं आपको समझा देता हूं, बहुत इजी है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। देखो सेकंड पार्ट है इसका, दो प्रकार के होते हैं ये, तो दूसरा पार्ट है इसका थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा, अधिकतम की जगह क्या जाएगा, निम्नतम। निम्नतम निम्नतम वाष्पदाबी और उच्चतम क्वथनांकीय मिश्रण। ठीक है, यहाँ पर भी मैं लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर जहाँ पर कम लिखा है वहाँ पर क्या होता है, से उच्च होता है, से उच्च होता है, उसे निम्नतम, उसे क्या कहता है अपन, उच्चतम। डेफिनेशन कोई भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एक ही लैंग्वेज को आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो। उच्चतम क्वथनांकीय मिश्रण कहलाता है। ये अनादर्श विलयन में ऋणात्मक, कौन सा मिश्रण पाया जाता है, ऋणात्मक विचलन या विलयन पाया जाता है। और जैसे उदाहरण के लिए इसके अंदर उदाहरण आपके चेंज हो जाएंगे। उदाहरण ले लो आप लोग, HCl और H2O का मिश्रण। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता, देखो ध्यान से, निम्नतम वाष्पदाबी या उच्चतम क्वथनांकीय मिश्रण। अब यहाँ पर उल्टा चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर जो विलयन का जो वाष्प दाब होगा ना, वो विलय और विलायक के वाष्प दाब की तुलना में अधिक होगा। कैसे देखो, विलय और विलायक के क्वथनांक बिंदु से वाष्प दाब नहीं पड़ रहा, यहाँ पर क्वथनांक की बात करें, यहाँ पर विलय और विलायक का क्वथनांक बिंदु की तुलना में ज्यादा होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँगा, यहाँ पर एक बीकर लेता हूँ। इस बीकर के अंदर सुनना ध्यान से, ये बीकर है, इस बीकर के अंदर आप इसको बर्नर है, बर्नर के अंदर आप लोगों ने यहाँ पर इस बीकर के अंदर आप लोगों ने कौन कौन सा सॉल्यूशन भरा है, एक H2O भरा है और एक H2 भरा और एक भरा आप लोगों ने, जैसे ये आप लोगों के H2 यहाँ पर 80% ले लो और HCl यहाँ पर ये ले लो आप लोग 20%। ठीक है, जैसे इसका मतलब ये विलय हो गया और ये क्या हो जाएगा आप लोगों की विलायक हो जाएगा। तो विलय और विलायक के बनके क्या मिलता है आप लोगों की, विलयन बनता है। अब HCl का मैंने यहाँ पर आपको क्वथनांक बिंदु बताया कितना है, 188 केल्विन, 188 केल्विन होता है। लेकिन वाटर का जो क्वथनांक बिंदु होता है वो कितना होता है आप लोगों के, 373 केल्विन बिंदु होता है। जैसे इसको मिलाते हो तो यहाँ पर विलयन बनता है। तो विलयन का यहाँ पर प्रैक्टिकल रूप से 388 केल्विन आता है। ठीक है, पॉइंट में भी हो सकता है, ऊपर नीचे देख लेना, 388 केल्विन बिंदु आता है। इसका मतलब ये जो क्वथनांक बिंदु है, विलयन का जो क्वथनांक बिंदु है, जो विलय और विलायक की तुलना में क्या है, अधिक है, उच्च है। इसी को हम क्या बोलते हैं, उच्च क्वथनांकी मिश्रण। आपको दोनों समझ में आ गया। निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण क्या होता है, जिसमें विलय और विलायक का क्वथनांक बिंदु विलयन की तुलना में अधिक हो, विलयन के क्वथनांक बिंदु से अधिक हो। और निम्नतम उच्चतम क्वथनांक मिश्रण क्या कहलाएगा, जहां पर विलय और विलायक का जो क्वथनांक बिंदु है वो विलयन की क्वथनांक बिंदु से कम हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आप इसीलिए। इसके बाद हमारे लोग का जो चैप्टर का थर्ड पार्ट है वो उसका द्रव के अंदर विलयन, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या, पहले इसकी प्रभावित करने वाले कारक इसकी डेफिनेशन आपको बताता था। इसमें विलय आप लोगों का ठोस होगा और विलायक क्या होगा, द्रव होगा। इन दोनों का मिश्रण क्या करेगा, ठोस का द्रव के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, इसमें विलय और विलायक को मिलाते इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। पहला इसका जो है
विलय ठोस एवं विलायक द्रव की प्रकृति, इन दोनों की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? विलय ठोस और विलायक द्रव, इन दोनों की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? ध्यान सुनना, यहाँ पर विलय और विलायक दोनों की प्रकृति समान होनी चाहिए। यहाँ पर विलय ध्रुवीय है तो विलायक भी कौन सा होगा? ध्रुवीय होगा। अगर विलय अध्रुवीय है तो विलायक भी कौन सा होगा? अध्रुवीय होगा। ध्रुवीय और अध्रुवीय आप लोग जानते हो, अगर नहीं पता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। यहाँ पर विलय और विलायक की प्रकृति समान होनी चाहिए, इसका मतलब ध्रुवीय विलय है तो विलायक भी ध्रुवीय होना चाहिए, और विलय अगर आप लोगों के अध्रुवीय है तो विलायक भी कैसा होना चाहिए? आप लोगों के अध्रुवीय होना चाहिए, तभी वो आप लोगों के पूर्ण रूप से खुलेगा, नहीं तो वो इसको कोई प्रभावित करने वाला कार्य के अंदर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों के सेकंड है ताप का प्रभाव। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग इसको लिख सकते हो, ताप का प्रभाव। तो इंपॉर्टेंट होगा, मैं वर्ड लिखूंगा, ताप का प्रभाव। ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? सुनना ध्यान से, अगर किसी विलय और विलायक को मिलाता हूँ तो यहाँ पर ऊष्मा या तो उत्सर्जित होगी या अवशोषित होगी। तो ध्यान रखना, विलय और विलायक को मिलाता हूँ तो जहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण होता है और वहाँ पर मैं अगर ताप देता हूँ तो वहाँ पर इसकी विलयता बढ़ जाती है। सुना ध्यान से, अगर यहाँ पर विलय और विलायक को मिलाता हो तो जहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण होता है और ताप बढ़ाने से इसकी विलयता बढ़ जाती है। सेकंड बात इसकी क्या हो सकती है? अगर विलय और विलायक को मिलाता हूँ तो यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यहाँ पर ऊष्मा उत्सर्जन होता है तो यहाँ पर ताप बढ़ाता हूँ तो इसकी विलयता क्या हो जाती है? आप लोगों के घट जाती है। सुनना ध्यान से, यहाँ पर अगर आप लोगों के ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो यहाँ पर ताप देता हूँ तो इस दौरान यहाँ पर विलयता क्या हो जाती है? विलय और विलायक की विलयता क्या हो जाती है? घट जाती है। एक अपवाद के रूप में है गुलबल लवण। एक अपवाद के रूप में आप लोगों के गुलबल लवण को भी पूछा जाता है। अपवाद गुलबल लवण होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप लोगों को इस प्रकार है, Na2SO4 10.10H2O क्रिस्टल जल के रूप में होता है। तो ये इसका फॉर्मूला है। ये इसकी क्या विशेषता है? ये एक अपवाद के रूप में एक अगर इसको ताप देते हैं, जल के अंदर इसको मिलाते हैं तो इसको ताप देते हैं तो इसकी विलयता बढ़ती है, लेकिन ये एक 32.4 डिग्री सेल्सियस के बाद, ये मतलब 32.4 डिग्री सेल्सियस तो इसको मिलाओगे तो ये पूर्ण रूप से घुलेगा, लेकिन जैसे 32.4 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब इसकी ताप बढ़ गया तो क्या होगा? इसकी विलयता घट जाती है। ये अपवाद के रूप में ध्यान रखना। गुलबल लवण ऐसा है जिसका एक समय के साथ तो विलयता बढ़ती है, लेकिन कुछ समय के बाद, एक टेम्परेचर के बाद इसका विलयता क्या हो जाती है? घट जाती है। तो यहाँ पर इसके विलयता को प्रभावित करने वाले दो प्रकार आपके सामने लिखे हुए हैं, एक विलय और विलायक की प्रकृति। यहाँ पर विलय और विलायक की प्रकृति अगर ध्रुवीय है दोनों की तो इसकी विलयता बढ़ेगी, लेकिन अगर विलय और विलायक की प्रकृति अलग अलग है तो यहाँ पर विलयता घटेगी। नेक्स्ट इसके अंदर ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव के अंदर हम लोगों ने गुलबल लवण बताया आपको, और इसका फॉर्मूला बताया कि फॉर्मूला क्या होता है? Na2SO4.10H2O। अगर मैं इसको एक टेम्परेचर तक तो हीट करता हूँ तो इसकी जल के अंदर विलयता बढ़ती है, और उसके बाद एक निश्चित टेम्परेचर 32.4 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका विलयता जल के अंदर क्या हो जाती है? घट जाती है। उसका द्रव के अंदर विलयता के अंदर इसको प्रभावित करने वाले कारक हम लोगों ने पढ़ लिए। इसके बाद अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है? अनुसंख्यक गुणधर्म मैं बात कर रहा हूँ, अनुसंख्यक गुणधर्म। अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है? एक नया शब्द आपके सामने आ गया, अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है? अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है? मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। विलयन के अंदर विलय के कणों की संख्या, विलयन के अंदर विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पर निर्भर करता है। उसको हम बोलते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, यहाँ पर दो पात्र लेता हूँ, दो पात्र लिया, दो पात्र के अंदर देख रहा हूँ आपको, चलो दो पात्र लिए तो एक पात्र के अंदर मैं आपकी क्या भरता? H2O। एक पात्र के अंदर भरता आप लोग के विलय के रूप में H2O। यहाँ देना अनुसंख्यक विलय क्या होगा? इसमें ठोस रहेगा और विलय क्या रहेगा? द्रव रहेगा। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है? विलय क्या रहेगा? द्रव। इसके अंदर आप लोगों ने इसके अंदर इस पात्र के अंदर भी क्या भरा? H2O भर दिया।
ठीक है। इसके अंदर मैंने डाल दिया ऊपर से विलाय के रूप में CuSO4 और यहाँ पर इसके विलाय के रूप में डाल दिया NaCl, ठीक है। तो इसका जो कलर हो जाता है वो आप लोगों के नीला ब्लू कलर हो जाता है और इसका सफेद हो जाता है। इसके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म बदल रहे हैं क्योंकि कॉपर सल्फेट आप लोगों को नीला तोता के रूप में प्रयोग होता है, जहर के रूप में, जो एक प्रकार का विष के रूप में काम होता है। NaCl आप लोगों के नमक के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर इसका कलर नीला हो रहा है और इसका कलर कैसा हो रहा है, सफेद हो रहा है, मतलब इसका भौतिक परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा है। बट यहाँ पर इसके रासायनिक और भौतिक परिवर्तन पर ये निर्भर नहीं करता अनुसंज्ञक गुणधर्म, ये किस पे निर्भर करता है, विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ये किस पे निर्भर करता है, विलय की कणों की संख्या पर। यहाँ पर कितने कण है, 2 कण, लेकिन यहाँ पर कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। यहाँ पर कितना ग्राम ले लो, कितने मोल ले लो, 5 मोल 4 मोल, तो ये किस पर निर्भर करेगा, विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, अनुसंज्ञक गुणधर्म। अब आता है अनुसंज्ञक गुणधर्म और अनुभार के मध्य क्या संबंध है। देखो अनुसंज्ञक गुणधर्म, अनुसंख्यक, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, इसके आप लोगों के अनुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इसके अनुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या इसका मोल इसके मोलों की संख्या भी क्या होगी, इसके व्युत्क्रमानुपाती होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 2A + 3B और बनता है 4D + 5D। यहाँ पर इसके मोलों की संख्या आप लोग मान लो 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। लेकिन इसको मैं अगर अनुसंख्यक गुणधर्म के अंदर प्रदर्शित करूंगा तो 1/3, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5। मैंने अभी यही तो बोला है कि ये अनुसंख्यक गुणधर्म अनुभार या मोलों की संख्या का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, एक सुनना ध्यान से। अनुसंख्यक गुणधर्म के माध्यम से हम लोग अज्ञात तत्व का अनुभार निकाल सकते हो या फिर आप अनुभार के माध्यम से अज्ञात सूत्र ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो अनुसंख्यक गुणधर्म को 4 भागों में बांटा गया। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में जो फर्स्ट या सेकंड वीडियो के अंदर आपको बताया है कि अनुसंख्यक गुणधर्म को 4 भागों में बांटा गया आप लोगों का। पहला है वाष्प पदार्थ में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा आप लोगों के इसमें क्वथनांक में उन्नयन और तीसरा हिमांक में अवनमन और चौथा है इसके अंदर आप लोगों के परासरण दाब, ठीक है। तो हम एक इसको क्रम से बारी से समझते हैं। ये क्या दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। वाष्प दाब में कमी, अवनमन का मतलब होता है कमी, वाष्प दाब में कमी। अब आपेक्षिक अवनमन हम लोगों ने राउले के नियम के अंदर पढ़ा, ये सब तो मैंने आपको बताया होगा कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, ये हम लोगों ने राउले के नियम के अंदर हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझा था। अब देखते हैं कि राउले के नियम के इस पर कैसे लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं एक पात्र लेता हूँ, इस पात्र के अंदर आप लोगों के क्या करता हूँ, एक विलायक करता हूँ जिसका मान लो ये टाइप का विलायक है, जिसका जो बाहर है आप लोगों के W है, तो जैसे 2 ग्राम 4 ml 5 ml जो द्रव अवस्था में रहेगा। ध्यान रखना, यहाँ पर विलय तो रहेगा ठोस और विलायक क्या रहेगा, विलायक द्रव, ठीक है। ये हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं ना, इस सेकंड चैप्टर के अंदर तीसरा पार्ट है इसके, ठीक है। तो यहाँ पर विलय का मोलर भार क्या है, Ma, और इसके अंदर मैं यहाँ पर B प्रकार का विलय मिलाता हूँ जो आप लोगों के अवाष्पशील है। कैसा है, अवाष्पशील है। कैसा है, अवाष्पशील है। इसका भार मान लो Wb और अनुभार मोलर भार मान लो Mb और इसका मोल अंश मान लो Xb और इसका मोल अंश मान लो आपके Xa। ये आप लोगों का विलायक है, वाष्पशील है। वाष्पशील वाष्प दाब, हम देखो वाष्प दाब में कमी कब आई, जब उसके अंदर कोई विलय अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिलाया जाता तब उसके वाष्प दाब में कमी आती है। तो यहाँ पर विलय क्या है, आप लोगों पे अवाष्पशील है। तब राउले का जो नियम हम लोगों ने पढ़ा था, जिसके अंदर दूसरा पार्ट था विलय, तो आप लोगों पे वाष्पशील, अवाष्पशील और विलय क्या है, वाष्पशील है। तो उसके लिए हम लोगों ने जो डेरिवेशन बताई थी आप लोगों के राउले के नियम से, क्या बताई थी आपको, P0A माइनस PA/P0A इज इक्वल टू XB। यहाँ पर P0A क्या है,
आप लोगों के विलायक का शुद्ध वाष्प पदार्थ, मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प पदार्थ, Pa क्या है विलयन का वाष्प पदार्थ, और P0 क्या है आपके विलायक का शुद्ध विलायक का वाष्प पदार्थ। और यहाँ इक्वल टू लिखा Xv, मतलब यहाँ पर विलय के मोल अंश के बराबर होता है। वाष्प पदार्थ आपेक्षिक अवनमन जो इसके मोल अंश के बराबर होता है, ये हम लोगों ने पहले भी राउले के नियम के अंदर प्रूव किया है। अब यहाँ पर एक चीज बताओ, मोल अंश बराबर क्या होता है? मोल अंश निकालना है, विलय का मोल अंश निकालना है। तो विलय का मोल अंश निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मोलों की संख्या, मोलों जैसे यहाँ पर Na, विलय के मोलों की संख्या Nb और Na प्लस Nb, ये होता है। ठीक है, अब मैं इसको इस फॉर्मूले के अंदर पुटअप करता, देखो P0A माइनस P अपॉन P0A इज इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB, ये बना। अब इसके अंदर हमको पता है मोल संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अनुभार होता है, भार बटे अनुभार। यहाँ पर Na मतलब विलायक की मोलों की संख्या क्या होता है, विलायक का भार बटे विलायक का मोलर भार, ये हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर विलय का निकालना है, तो विलय का मोलर भार बटे मोलर भार, ये हम लोगों ने पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पर पुटअप करता हूँ, देखो क्या बनेगा, P0A माइनस PA, यहाँ पर A कर दो, अपॉन P0A इज इक्वल टू NB, NB का मतलब क्या आप लोगों के WB अपॉन NB अपॉन Na का क्या होगा WA अपॉन Na प्लस WB अपॉन NB। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो राउले का जो नियम है, सुना ध्यान से, राउले का नियम तनु विलयन पे लागू होता है। तो यहाँ पर मैं विलयन को तनु करने पर, विलयन को तनु करने पर, मेरे एक बात बताओ, विलयन को तनु करने पर किसकी मोलों की संख्या पर प्रभाव पड़ेगा? अपर में विलय और विलायक मिला हुआ है, तो यहाँ पर विलय तनु कब होता है, जहाँ पर हम लोग विलायक की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो विलायक की मात्रा बढ़ेगी, तनु करेंगे तो विलायक की मात्रा बढ़ेगी, तनु करने पर विलायक की मात्रा बढ़ेगी। तो किसकी मात्रा कम होगी विलयन के अंदर, किसकी होगी, विलय के। तो यहाँ पर आप लोगों के NB क्या हो जाएगा आप लोगों के, बहुत ही कम हो जाएगा, किसकी कंपैरिजन में Na, इसका मतलब NB क्या आप लोगों के WB अपॉन MB क्या हो जाएगा आप लोगों के, किसके रीजन में कम हो जाएगा, विलायक की कंपैरिजन में नगण्य हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, WB अपॉन Na क्या करना है आपको, 0 करना है, तो निगण्य के बराबर हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया अभी। ठीक है, अगर आप लोग, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, नींबू और पानी, अभी यहाँ पर नींबू की मात्रा आपने ज़्यादा डाली हुई है, इसलिए आपको खट्टा बन रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर विलायक की मात्रा धीरे 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 बढ़ा रहा हूँ, तो किसकी मात्रा, क्वांटिटी किसकी कम हो रही है, नींबू की कम हो रही है। तो विलय की मात्रा यहाँ पर क्या हो जाएगी आप लोगों के नगण्य के बराबर हो जाएगी। देखो, तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर ये विलय है लेकिन ये विलयन है, विलयन के अंदर विलय की कणों की संख्या पर प्रभाव पड़ता है, ना कि विलय के। ठीक है, तो विलयन की कणों का मतलब ये आप लोगों के नगण्य के बराबर हो जाएगा। तो क्या बनेगा, P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू WB अपॉन MB, मतलब ये ऊपर चला जाए तो क्या बनेगा, MA अपॉन WB। मैथ्स के स्टूडेंट जानते हैं, उसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने अभी पहले बताया था कि इसके माध्यम से हम लोग अनुभार की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर विलय का मोलर भार निकालना है, तो विलय का मोलर भार निकालना तो कैसे निकालेंगे, NB है, NB को यहाँ लो, विलय के मोलर भार यहाँ लो, बाकी सभी को क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। तो क्या बनेगा, देखो मैं यहाँ पर NB को यहाँ लेता हूँ, तो देखो WB अपॉन WA मल्टीप्लाई MA अपॉन P0A माइनस PA तो आ जाएगा नीचे, P0A माइनस P तो आ जाएगा यहाँ पर, और ऊपर क्या आएगा P0A। देखो कोई मिस नहीं हो रहा आपके, WB MB यहाँ आ गया आपके, ऊपर आ गया MA और WA, इसको इसके नीचे भेज दिया और P0A को क्या कर दिया, ऊपर भेज दिया।
तो यहाँ पर इसके माध्यम से हम लोग किसी भी अज्ञात विलय का मोलर भार निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, WB। W क्या, B का मतलब होता है विलय पदार्थ का भार बटे विलायक, विलायक का भार अपॉन इंटू विलायक का मोलर भार P नॉट A, मतलब इसका विलायक का वाष्प, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P नॉट A शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है, और माइनस P क्या होता है, विलयन अशुद्ध विलयन का वाष्प दाब। इस क्वेश्चन का न्यूमेरिकल देखो, मैं आपकी किताब में लिखा हुआ है, देख लेना। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, मैं यहाँ पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर विलायक क्या हो गया, आप लोगों का बेंजीन हो गया। शुद्ध विलायक बेंजीन का वाष्प दाब मैं यहाँ पर लिखा, देखो क्वेश्चन है विलय और विलायक, इस चैप्टर का क्वेश्चन है, इससे वाष्प दाब के रिलेटेड। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपके 2.4 या ऐसे कुछ एग्जाम्पल बता देगा। विलय और विलायक मिलके क्या बनता है, आप लोगों के विलयन बनता है। चलो मैं यहाँ पर आप लोगों के विलायक पहले लिखते हो ना, तो पहले लिखो विलायक और विलयन, विलय मिलके क्या बनता है, आप लोगों के विलयन बनता है। यहाँ पर लिखा हुआ शुद्ध बेंजीन, इसका मतलब शुद्ध हमेशा क्या रहता है, आप लोगों के विलायक रहता है। यहाँ पर शुद्ध हमेशा विलायक रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। बेंजीन यहाँ पर आप लोगों के शुद्ध है, और जिसका वाष्प दाब क्या लिखा हुआ है, शुद्ध विलायक का, आप लोगों के बेंजीन का वाष्प दाब कितना है, 0.850 बार, मतलब आप लोगों के P नॉट A कितना जाएगा, 0.850 बार हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, वाष्प दाब हो जाएगा। शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार होता है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय ठोस को यहाँ पर 0.5 ग्राम, मतलब यहाँ पर विलय का दिया हुआ है WB बराबर कितना दिया हुआ है, 0.5 ग्राम विलय ठोस को किसके अंदर घोला जाता है, 39 ग्राम बेंजीन के अंदर घोला जाता है। 39 ग्राम बेंजीन के अंदर घोला जाता है, मतलब आप लोगों के W बराबर कितना जाएगा, 39 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखो मैं इजीली आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। फिर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, तो मैं यहाँ पर विलयन आप लोग लिखते हैं ना P, विलयन शुद्ध अशुद्ध हो जाता है, आप लोग यहाँ पर यह अवाष्पशील और वाष्पशील है, जैसे ही आप लोगों के क्या बन जाएगा, अशुद्ध विलयन। तो अशुद्ध विलयन का वाष्प दाब कितना हो जाता है, आप लोग 0.854 बार, 845 बार होता है। ठीक है, 0.845 बार होता है। अब मुझे बोला गया, आगे सुनना, इसने बोला है कि विलय ठोस का मोलर भार निकालना है। क्या बोला इसने, विलय ठोस का मोलर भार, मतलब मुझे विलय ठोस का मतलब आप लोगों को MB का निकालना है। तो मेरे को बताओ, यहाँ पर आप लोगों को MBA भी होगा। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट निकालना था, भार 12 × 6 कितना जाता है, 72। ठीक है, फिर इसके बाद कार्बन है, कार्बन 6 × 1 कितना जाता है, 8 ग्राम, 6 78 ग्राम हो जाएगा, मतलब आप लोगों के बेंजीन का कितना आ जाएगा, 78 ग्राम। मुझे निकालना MB, तो MB इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है WB की वैल्यू कितनी दी हुई, नहीं दी हुई है, MP है। WB की वैल्यू दी हुई आपको कितनी दी हुई है, 0.5 ग्राम। ठीक है, मल्टीप्लाई WA की वैल्यू कितनी दी हुई है, WA यूनिट भी रखना साथ में, 39 ग्राम। ठीक है, फिर इनटू क्या दिया, MA की वैल्यू कितनी दी थी आप लोगों के, बेंजीन का ग्राम कितना दिया हुआ है, 78 ग्राम, अभी आप लोगों ने निकाला है, अपॉन P नॉट A माइनस P, मतलब P नॉट A कितना है आप लोगों को, P नॉट A है 0.850 माइनस क्या है, P नॉट P कितना है 0.845, पीछे क्या है आप लोगों के बार। ठीक है, दोनों बार में से मैंने बार कॉमन लेते हैं। इसके बाद इनटू क्या लिखा हुआ है आप लोगों के P नॉट A की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.850 बार। अब आपको इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो।
यूनिट भी आपको पता चल जाएगी, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट और बार से बार कैंसिल आउट। एमबी बराबर जो इसकी वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी, ओके ग्राम में आएगी। ठीक है, इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी ट्रिक है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप इसको लिखो करो, नहीं आपका इसका आंसर आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना।